हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे RTS 12 का सलूशन। ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें ये टोटल 30 टेस्ट हैं। ये सब आपको ये माइनर टेस्ट 12 है। इसका सिलेबस है फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर। सॉलिड स्फेयर है रेडियस आर का, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट ए सर्टेन एक्सिस इज आर। रेडियस भी आर है और रेडियस ऑफ गायरेशन भी आर है। तो ये सॉलिड स्फेयर हो गया इस तरह से। इसका किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन आर। रेडियस ऑफ गायरेशन को के लिखते हैं तो के की वैल्यू आर है। तो पूछ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर। सेंटर ऑफ स्फेयर से, यानी ये सेंटर है, यहां से इस एक्सिस की डिस्टेंस बतानी है। डी मान लेते हैं, तो ये डी बताना है। तो आपको मालूम है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए फॉर्मूला कि के होता है रूट आई बाई एम। ये होता है के रूट आई बाई एम। अब रूट आई बाई एम में आई की वैल्यू रख देते हैं। आई होगा स्फेयर का इस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कहीं सर कैसे जान गए यही एक्सिस है, तो कहीं भी ले लो, है ना, कहीं भी एक्सिस ले लो, तो कोई भी एक्सिस कहीं भी ले लो। तो ये हमने अंदर ले लो, बाहर ले लो, तो ये ले लिया। तो आई इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लिखें तो हमें मालूम है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेंटर यानी जो डायमीटर वाला एक्सिस होता है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो आई की वैल्यू रख दें। आई यहां लिख रहे हैं इधर लिख रहे हैं, आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr² प्लस md², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ये वाला एक्सिस जो पहला वाला बना है CC डैश एक्सिस हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और दूसरा वाला एक्सिस जो है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। डिवाइडेड बाई एम, एम तो कॉमन होकर कैंसिल हो गया। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू भी आर दी है, तो के की जगह आर लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो के की वैल्यू आर लिखी और स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर हो गया। इधर रूट हट जाएगा तो ये आएगा 2/5r² प्लस d²। तो d² आ जाएगा r² माइनस 2/5r², तो ये 3/5r² हो जाएगा। रूट ले लेंगे तो d आ जाएगा r√3/5, यानी r√0.6। तो 0.6 r का ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर होगा थर्ड वाला, ठीक है ना, चेक करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं बॉडी कैन नॉट स्टार्ट रोलिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहे हैं एक बॉडी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। तो ये हमें पता है, रोलिंग को स्टार्ट करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। एक बार रोलिंग स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग होने लगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, प्योर रोलिंग होने लगी, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं भी है तो रोलिंग कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर रोलिंग स्टार्ट कराना है तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो असर्शन जो लिखा है, ए बॉडी कैन नॉट स्टार्ट रोलिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सही है। रीजन में लिखा है व्हेन ए बॉडी रोल्स प्योरली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, ये भी सही है, ये प्रॉपर्टी होती है रोलिंग की, ठीक है ना। लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आंसर होना चाहिए सेकंड। क्योंकि ये यहाँ अगर रीजन लिखा होना चाहिए था तो रीजन ये था ना कि प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वही बॉडी को रोटेशन देता है, तो उसके बिना प्योर रोलिंग नहीं हो सकती। तो ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है फ्रिक्शनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। यही बात गलत है, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, तो ए इज इनकरेक्ट। जब ए इनकरेक्ट हो गया तो आर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एक ही ऑप्शन में ए होता है जो इनकरेक्ट हो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घर पे आप पेपर सॉल्व करिए तो आप पूरा पढ़िए, जैसे पढ़ देते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो ये बात सही है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। तो उसके हिसाब से रीजन जो है वो सही है, जो आर लिखा है वो करेक्ट है, लेकिन ए इनकरेक्ट है। जब ए इनकरेक्ट मिल गया तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए करेक्ट नहीं, वही टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, चेक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ ऐसे वेरी कर रही है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, आपको मालूम है इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना चाहिए, तो फोर्स सॉल्व करो। फोर्स पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दी हो तो फोर्स होता है -du/dx। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 8x - 2, ये फोर्स हो गया। और इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना चाहिए, तो अगर इक्विलिब्रियम आपको चाहिए तो इसके लिए फोर्स की वैल्यू 0 होगी। 8x - 2 0 कराएंगे तो x की वैल्यू 2/8 यानी 1/4 मीटर आ जाएगी, है ना। ये लिखा होना चाहिए था कि x मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो ये मान के आंसर आएगा कि x यहाँ मीटर में है तो उसके हिसाब से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1/4 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय दिस। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और उसका मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है। अब ये मास पर यूनिट लेंथ का मतलब ये रॉड हो गई और इसका मास पर यूनिट लेंथ वेरी कर रहा है। लैम्डा एक कांस्टेंट है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। किसी एक एंड से डिस्टेंस x मानी गई है, तो जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे म्यू बदलता जाएगा, यानी मास पर यूनिट लेंथ बदलता जाएगा। यानी रॉड के अलग अलग हिस्से में यूनिट लेंथ का मास अलग अलग है, 1-1 सेंटीमीटर लंबाई का मास अलग अलग है। पूछ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको पता है जब ऐसी कोई रिजिड बॉडी आती है तो हम फार्मूला जानते हैं। सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का फार्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट। हम कहीं ओरिजिन लेंगे जहां से, इसमें डायरेक्ट कोई आंसर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि म्यू वेरी कर रहा है। वैसे तो नॉर्मल यूनिफॉर्म रॉड होता तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता, म्यू वेरी कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जिस सिरे से क्वेश्चन में बोला गया x इज मेजर्ड फ्रॉम वन एंड, तो हमने एक एंड को ओरिजिन मान लिया, यहां से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका मास dm मान लेंगे। मास पर यूनिट लेंथ आपको म्यू दिया हुआ है, यूनिट लेंथ का मास म्यू है, तो इस एलिमेंट की लेंथ dx है तो इसका मास हो जाएगा म्यू इंटू dx। म्यू की वैल्यू रख देंगे λx² और इंटू dx, ये आ गया इसका मास। अब जब मास पता होता है एलिमेंट ले लेते हैं। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट एलिमेंट में होगा नहीं, केवल एक्स ही कोऑर्डिनेट होगा। रॉड को थिन मान रहे हैं, एरिया या रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया नहीं है तो रॉड को थिन रॉड मानेंगे, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट कोई होगा नहीं, केवल एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल dmx अपॉन इंटीग्रल dm। ये कॉमन सी बात होती है, पढ़ा है हम लोगों ने। और इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर देनी है आपको। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रल dm की वैल्यू आई है λx² dx और इंटू एक्स था, नीचे आएगा dm की वैल्यू λx² dx। यहां कैंसिल वही होगा ऊपर नीचे जो कांस्टेंट होगा। अब x² dx dx ये नहीं कैंसिल करा देंगे, वो इंटीग्रेशन के अंदर है। लैम्डा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो xcm की वैल्यू यहां से लिखेंगे, लैम्डा बाहर लिया, ऊपर बचा x³ dx, नीचे लैम्डा बाहर लिया और वो नीचे बचा x² dx। x की लिमिट ले लेंगे, x कहां से कहां तक जाएगा, पूरी रॉड l लेंथ की है तो 0 से l लेंथ तक ये लिमिट आ जाएगी। अब जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो xcm इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4 और वो लिमिट रखेंगे 0 to l, तो l की पावर 4/4 आएगा, नीचे x³/3 आएगा, लिमिट रखेंगे तो l³/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, l³, ये l की पावर 4, l³ कैंसिल हो जाएगा, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये l की पावर 4, l³ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा 3l/4, यानी पहले एंड से 3l/4 डिस्टेंस पे होगा हमारा सेंटर ऑफ मास, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A rope is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. The rope is pulled with a force of 30 Newton. एक hollow cylinder है, ये समझ लीजिए कहीं से इस तरह से लटका हुआ है, इससे रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी है, इसके ऊपर रैप्ड है और ऐसे करके रस्सी का एक सिरा लटक रहा है, ये इस तरह से है
और ऐसे करके रस्सी का एक सिरा लटक रहा है, ये इस तरह से रस्सी का एक सिरा लटक रहा है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि इसको पुल किया जा रहा है विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। रस्सी के इस सिरे को 30 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहे हैं, है ना। 30 न्यूटन के फोर्स से रस्सी के सिरे को पुल कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन सिलेंडर का बताइए। तो जब इसको पुल करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो यही फोर्स टेंशन का काम करेगा। ये सेंटर, अगर इसका रेडियस आर है तो सेंटर के अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर इक्वल टू आई सी इंटू अल्फा, ये इक्वेशन लगा देंगे। सेंटर के अबाउट जो टॉर्क मिलेगा हमें, वो देगा एफ इंटू आर। ये फोर्स है, फोर्स एफ हो जाएगा और एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो जाएगी, तो एफ इंटू आर। आई सी होगा सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोला गया है हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग जैसा, जैसे रिंग का होता है, एम आर स्क्वायर और इंटू अल्फा, ये होगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा सीधे सीधे सॉल्व हो गया, एफ बाई एम आर। एफ आपको दिया है 30 न्यूटन, तो एफ की जगह 30 रख देंगे। मास आपको सिलेंडर का दिया हुआ है 3 kg, तो ये 3 हो जाएगा। और आर रेडियस दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 मीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर। अब सॉल्व कर लेंगे, तो ये 10 आएगा, ऊपर कटेगा तो 10 बाई 0.4, 0.4 हटाएंगे, 0 बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन है, आंसर हो जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर मैच करते चलिए। A mass m moves with a velocity v and collides inelastically, ये पूरा एक साथ है, inelastically with another identical mass. After collision, first mass moves with a velocity of v by root 3 in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of second mass after collision. देखो ऐसे क्वेश्चन में जैसे वो कह रहे हैं एक मास m जो है वो v स्पीड से मूव करता आ रहा है, ये दूसरे आइडेंटिकल मास m से टकराता है और ये रेस्ट में था, नहीं लिखा है तो रेस्ट में लेंगे। आफ्टर कोलिजन, ये जो पहला मास था, एक मास जो था वो इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर चला गया इधर, और कितनी स्पीड से चला गया, v बाई रूट 3, ये v बाई रूट 3 से चला गया, है ना। तो पूछ रहे हैं दूसरे की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। तो ये आप जानते हो कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन हमेशा लग जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग लगाते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग लगाएंगे, परपेंडिकुलर अलग लगाएंगे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगता है ना। तो ये हमेशा करते आए हम लोग। अब इसमें तुम्हें डायरेक्ट पता हो जाएगा क्या करना है। देखो, अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कराना है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका मोमेंटम तो जीरो है इस डायरेक्शन में, भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका मोमेंटम जीरो, तो जो टोटल मोमेंटम दोनों का है वो mv है, भाई इसका तो जीरो ही हो गया, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गई, बना देते हैं, तो ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गई, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वो टोटल मोमेंटम शुरू में mv हो गया, तो बाद में भी कितना होगा, mv, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग टोटल मोमेंटम mv ही रहेगा, पहले mv था तो बाद में भी mv रहेगा, ठीक है ना। अब इसका तो दे दिया गया, ऊपर चली गई, तो इसका तो कोई हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बचा नहीं, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इसमें आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी, v। बात समझ आई ना क्या है। इन दोनों का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग मोमेंटम कितना था, mv, तो बाद में भी कितना रहना चाहिए, mv। इसका मोमेंटम तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए इस तरफ कुछ बचा नहीं, तो पूरा पूरा mv इसमें आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी v डायरेक्ट बिना सॉल्व किए ओरल हो जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम इसका भी जीरो था, इसका भी जीरो था, तो जब शुरू में दोनों का मोमेंटम परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट जीरो था तो बाद में भी जीरो ही होना चाहिए। ये ऊपर चली गई है तो इसका मोमेंटम प्लस हो गया है, तो जीरो होने के लिए इसको किधर जाना पड़ेगा, नीचे, क्योंकि मास इक्वल है तो स्पीड भी इक्वल लेनी पड़ेगी, तो ये हो गया। अब इसका अगर नीचे ले लेंगे तो ये प्लस mv बाई रूट 3 होगा, तो ये माइनस mv बाई रूट 3 होगा, अपोजिट हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसकी v सॉल्व हो गई।
अब नेट स्पीड क्या होगी, तो आप कह सकते हो नेट स्पीड जो उसकी होगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस वी रूट 3 स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो ये आएगा 3v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये 4v स्क्वायर आएगा, और इसको मैग्नीट्यूड निकालोगे 2v आ जाएगा, यानी दूसरे पार्टिकल की नेट स्पीड 2v होगी। चेक कर लो तो आंसर हो जाएगा, क्या निकालना था, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड मास आफ्टर कोलिजन। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा ये v रूट 3 नहीं, v बाई रूट 3 है बेटा, ये v बाई रूट 3 को हटा देते हैं, हमने v रूट 3 ले लिया, वो v बाई रूट 3 है, तो ये होगा v बाई रूट 3, है ना। तो अब नेट स्पीड निकालनी है तो क्या हो जाएगी, दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट ले लो भाई, इसकी नेट स्पीड पूछ रहे हैं, तो क्या होगा वी स्क्वायर प्लस वी बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यह आएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 3, ये 4v स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, रूट लोगे तो 4 का रूट 2, वी स्क्वायर का v और 3 का रूट 3, तो 2v बाई रूट 3 आंसर आ जाएगा, 2v बाई रूट 3। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला 2v बाई रूट 3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल, मीटर स्केल का मतलब होगा लेंथ 1 मीटर, of mass m is suspended by 2 vertical strings attached to its two ends। तो एक मीटर स्केल हो गई, इसकी लेंथ 1 मीटर हो गई, और ये 2 स्ट्रिंग से ऐसे करके लटकी हुई है, ये लेंथ 1 मीटर है। ए बॉडी ऑफ मास 2m is placed at on the 75 सेंटीमीटर मार्क, तो ये इसका सेंटर हो गया, इसका मास m है तो इसका वेट इसके अपने सेंटर पे ऐड करेगा mg, और एक 2m मास को आगे कहीं प्लेस कर दिया गया है, तो 2m मास को यहां कहीं प्लेस किया गया है, और ये 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये हमें पता है 50 सेंटीमीटर होगा, यानी 1/2 मीटर होगा, पूरी 1 मीटर है, तो ये 75 सेंटीमीटर, ये 0.5 मीटर, और यहां इसका वेट 2m, मास 2m है तो वेट लगेगा 2mg। दोनों थ्रेड्स में टेंशन लगेगा, एक तरफ T1 मान लेते हैं और एक तरफ T2। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन का रेशियो बताना है T1 बाई T2। आपको मालूम है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क बैलेंस होगा, नेट फोर्स बैलेंस होगा। तो पहले टॉर्क बैलेंस कराते हैं किसी भी एक एक्सिस के लिए, तो मान लो इस पॉइंट का नाम कुछ रख लेते हैं A, इस पॉइंट का नाम B रख लेते हैं, तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क अबाउट ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 कराते हैं, 0 कराएंगे तो किसका किसका टॉर्क आएगा, टेंशन T1 तो यहीं ए से पास हो रहा है तो इसका टॉर्क तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज कितना आएगा, mg इंटू 0.5, 2mg का टॉर्क भी ए के अबाउट क्लॉकवाइज आएगा, तो ये हो जाएगा 2mg इंटू 0.75, डिस्टेंस क्या है 0.75, 75 सेंटीमीटर है तो 0.75, ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क हो गए। क्लॉकवाइज वाले एक तरफ लिख लिया, एंटी क्लॉकवाइज वाले एक तरफ लिखेंगे, इक्वल करा देंगे। चाहे ऐसे करो कि क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को प्लस लिख लो तो एंटी क्लॉक वाले को माइनस लिख लो, नेट टॉर्क इक्वल टू 0, या क्लॉकवाइज वाले एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज वाले एक तरफ, इक्वल करा दो, तो क्लॉकवाइज वाले लिख लिए। अब T2 का टॉर्क बचा, T2 का टॉर्क ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और कितना होगा T2 इंटू लेंथ, और T2 की ए से डिस्टेंस है 1 मीटर, रॉड की लंबाई 1 मीटर है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसको उधर लिख लिया, तो T2 इंटू 1। अब सॉल्व कर लो, T2 सॉल्व करना है तो ये 0.5 mg प्लस ये 0.5 mg है, और ये 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 mg आ जाएगा, 1.5 mg प्लस 0.5 mg, ये 2 mg आ जाएगा, तो T2 सॉल्व हो गया 2 mg, ये आ गया। अच्छा ये भी पता है फोर्स बैलेंस कराएंगे तो T1 प्लस T2 जो है 3 mg के बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स है T1 प्लस T2, डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा 3 mg, तो T1 प्लस T2 मिलाकर 3 mg के बराबर होगा। T2 2 mg आ गया है, तो T1 प्लस 2 mg ये टोटल 3 mg के बराबर होगा, तो T1 सॉल्व करेंगे तो ये mg आ जाएगा, तो T1 mg आ गया, T2 2 mg आ गया, तो T1 बाई T2 निकालना था,
तो ये mg/2 mg करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो T1 T2 का रेशियो 1/2, यानी सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं फॉर सेफ मोशन ऑफ व्हीकल्स कर्व्ड रोड शुड नॉट बी बैंक्ड। कह रहे हैं कर्व्ड रोड में बैंकिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि आप जानते हो हाईवे पे अगर बैंकिंग नहीं है तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, सर्कुलर मोशन प्रॉपर नहीं होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। ए स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग इज वर्ड इन ए सर्किल। एक स्टोन को सर्किल में थ्रेड में बांध के घुमाया जा रहा है ऐसे करके। कह रहे हैं इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अगर कहीं पर स्ट्रिंग टूट जाए तो जब स्ट्रिंग टूट जाएगी तो जिस तरफ इसकी स्पीड होगी उसी तरफ तो चला जाएगा, जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी तरफ चला जाएगा। तो जब स्ट्रिंग टूटेगी तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागेगा। इसमें लिखा द स्टोन फ्लाइज अवे रेडियली, गलत ऑप्शन हो गया। फ्रिक्शनल फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये बिल्कुल सही बात है, सही ऑप्शन हो गया। आगे सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मोशन इन कर्व्ड पाथ, बिल्कुल सही है। कर्व्ड पाथ में डायरेक्शन चेंज होगी और डायरेक्शन को चेंज करने की जिम्मेदारी, उसका ठेका होता है सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के पास। ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस, गलत है। हॉर्स तभी दौड़ेगा, गाड़ी को तभी चला सकता है, कार्ट को तभी चला सकता है, क्योंकि हॉर्स पैरों से जमीन को धक्का देता है तो जमीन उस पर आगे धक्का लगाती है, तभी तो कार्ट आगे बढ़ती है। तो बिना उसके ये होने सकता, एम्प्टी स्पेस में ये नहीं हो सकता। इसलिए कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? ओनली सी एंड डी। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन द शोन फिगर स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय फोर्स 2 mg, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। सिंपल है ये, एक्सेलरेट फोर्स को 2 mg से पुल किया गया है स्ट्रिंग को। जब हम स्ट्रिंग पे डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं, ये पढ़ा है हमने कि जब हम स्ट्रिंग पे डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं तो वही फोर्स टेंशन का काम करता है। तो मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो 2 mg हो गया। अब यही टेंशन इधर होगा तो इधर भी टी, इधर भी टी, और इधर टी लिखो या एफ लिख दो, एफ ही टेंशन है। तो इधर एफ, इधर एफ, और इधर एफ एफ, तो इधर क्या होगा 2f, तो इसमें भी क्या होगा 2f। तो यानी एफबीडी अगर बनाएं ब्लॉक का, ब्लॉक के एफबीडी में अगर बनाएंगे तो आपको ब्लॉक पे दो फोर्स दिखेंगे, ऊपर 2f और नीचे इसका वेट। f की वैल्यू आपको 2 mg दी है तो 2f हो जाएगा 4 mg। ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, और एक्सेलरेशन आप जानते हो होगा 4 mg माइनस mg अपॉन इसका मास। तो ये 3 mg/m, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3g और ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो आंसर होगा 3g अपवर्ड, तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, ठीक है ना। चेक करते रहिए। A body of mass m moves with a velocity v and collides elastically with another body of mass m greater than m। कह रहे हैं एक कैपिटल M मास की बॉडी जो है, ये ट्रक है समझ लो, और एक ट्रक वाला एक v स्पीड से मूव कर रहा था, साइकिल से टकरा जाता है और साइकिल रेस्ट में थी। पूछ रहे हैं बताइए आफ्टर कोलिजन, तो आपको मालूम है आफ्टर कोलिजन ट्रक की वेलोसिटी पे तो असर पड़ेगा नहीं, तो ट्रक जैसे जा रही थी वैसे जाएगी, तो ट्रक की वेलोसिटी तो m जो v थी वो v रहेगी। साइकिल पे बहुत असर पड़ जाएगा, तो कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी बताइए v डैश या v2, जो नाम रख लो v2। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा इस तरह के सवालों में जो हल्की वाली बॉडी की वेलोसिटी होती है वो भारी वाली बॉडी की वेलोसिटी के 2 गुना माइनस हल्के वाली की वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। आंसर लिखवाया है क्लास में आपको, हल्के वाली की वेलोसिटी होगी भारी वाले की वेलोसिटी माइनस हल्के वाले की वेलोसिटी, और वेक्टर फॉर्म में। हल्के वाले की वेलोसिटी 0 है तो सीधे सीधे v2 हो जाएगा 2v। तो अगर आपको कॉपी का कॉन्सेप्ट याद है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और नहीं याद है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, वही जो फॉर्मूला होता है v2 का, याद करो v2 का फॉर्मूला क्या होता था, m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस ई u1 वाले फॉर्मूले से। तो m2 माइनस ई m1 वाले फॉर्मूले में u2 को 0 रख दो, m को कैपिटल M से बड़ा मान लो, तो फॉर्मूला क्या आता था देखो u2 तो 0 है तो v2 में u2 0 हो गया, तो वो वाला टर्म 0 बचेगा क्या 2m अपॉन m प्लस m
इंटू U1 यानी V, ये बचेगा। M कैपिटल M से काफी बड़ा है तो M के रिस्पेक्ट में कैपिटल M को इग्नोर कर देंगे, M कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 2V। फॉर्मूला लगाना पूरा, वो वाला फॉर्मूला जो होता है V2 इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 माइनस EM1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, वो वाले फॉर्मूले से लिखना। ये वही फॉर्मूला है, U2 0 है तो U2 वाला टर्म 0 हो गया, ये बचा, वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया, आंसर आ गया। तो सही आंसर होगा 2V। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट रिजल्ट याद रहने चाहिए, टाइम बचता है, तो सही आंसर होगा 2V। आगे बढ़ते हैं। फ्लोर पे कह रहे हैं एक एलिवेटर है जिसमें एक नीचे फ्लोर पे ब्लॉक रखा है 50 kg का, तो ये 50 kg का ब्लॉक यहाँ रखा है, यहाँ 20 kg का ब्लॉक है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एलिवेटर ऊपर जा रहा है। पूछ रहे हैं 20 kg वाला ब्लॉक 50 kg वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इनके बीच। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं और हमसे पूछा जाता है एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो 20 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका वेट कितना होगा 200, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है n, और जा किधर रहा है ऊपर, a कितना है 1.5। सीधा इक्वेशन लिख दो, क्या इक्वेशन होगी, चलाने वाला फोर्स n, रोकने वाला 200 अपॉन 20 इक्वल टू 1.5। n सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 30 और 200 में 30 जुड़ेगा तो 230 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। The displacement x in meter of a particle of mass 1 kg moving in one dimension under the action of a force is related to the time this। टाइम का x के साथ रिलेशन दिया हुआ, एक बॉडी मूव कर रही है और उसका टाइम डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, स्क्वायर कर ले इसको तो ये x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है ना। तो पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा 4 सेकेंड्स में। वर्क डन निकालना है हमें, वर्क एनर्जी थ्योरम के इस्तेमाल से वर्क निकालना होगा। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। मास आपको 1 kg दिया है, v आपको यहां रखना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। v के लिए x हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4, वेलोसिटी होती है dx बाई dt, तो ये आ जाएगा 2t। कितने सेकंड में निकालना है, फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब होता है 0 से 4 सेकंड में बताना है। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लो, 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लो, घटा दो। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी निकालोगे तो टाइम 0 रखोगे, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। तो यहां और 4 सेकंड पे निकालोगे तो टाइम 4 रखोगे, वेलोसिटी 8 आ जाएगी। तो एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड 4 सेकेंड रखोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, है ना। तो अब इसमें वैल्यू रख लोगे, v2 हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर, v1 हो जाएगा 0। ये 64/2 यानी 32 जूल वर्क आना चाहिए। चेक कर लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए 32 जूल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m1 लाइज, ये एक ब्लॉक है m1 मास का, ये यहां से d डिस्टेंस पर, इधर एक m2 लटक रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं। पूछ रहे हैं जब इस सिस्टम को रिलीज कर दिया जाता, छोड़ दिया जाता है, तो कितना टाइम लगेगा m1 को पुली तक पहुंचने में। m1 को पुली तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले बात m1 पुली तक पहुंचेगा क्यों, तो इसलिए पहुंचेगा क्योंकि m2 किसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो m1 भी उसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। अच्छा, m1 की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, क्योंकि दोनों रेस्ट में थे, m2 की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो अगर हमें ये एक्सेलरेशन सॉल्व हो जाए, ये a होगा, अगर एक्सेलरेशन सॉल्व हो जाए हमें तो d डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, सीधे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको पता है, इसमें कोई सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। a आपको पता है, डायरेक्ट आ जाएगा वहां से m2g अपॉन m1 प्लस m2, a आ गया, a सॉल्व हो गया।
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कितना टाइम लगेगा जाने में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलना कितना है d, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन हमने सॉल्व कर लिया है, टाइम हमें चाहिए, तो टाइम कितना आ जाएगा सॉल्व होकर 2d बाई ए का रूट, ए की वैल्यू रख दो, ए है m2g अपॉन m1 प्लस m2, m2g रखोगे तो नीचे m2g आएगा, ऊपर m1 प्लस m2 आएगा, तो आंसर आएगा 2m1 प्लस m2d अपॉन m2g, ये आंसर आएगा। चेक कर लो कौन सा मैच करेगा, सेकंड ऑप्शन मैच करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Figure shows a large frictionless sphere of radius r. The sphere is fixed on the ground. A mass m begins to slide on the sphere. डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये 0 स्पीड से चलना शुरू करता है, आपको पता है कहीं ना कहीं ये नीचे गिर जाएगा। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर द ऑब्जेक्ट लीव्स कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर, कहाँ गिरेगा, तो आपसे बताया था ये यहां कहीं गिरेगा, जहां पर ये कॉन्टैक्ट छोड़ता है, ये आंसर हमें याद होने चाहिए, वहां का एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू 2/3, और वहां की जो हाइट होती है ये भी हमें याद होनी चाहिए, ये होती है, ये यहां से ये जो हाइट आएगी ये वाली, ये होती है h इक्वल टू r/3। स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कलर चेंज कर देते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये हमें याद होना चाहिए। आप कह रहे हैं जमीन से हाइट बता दो, तो जमीन से ये वाली हाइट पूछी गई, पूरी टॉप तक की हाइट 2r हो जाएगी, ऊपर कितने हाइट से नीचे गिरा है, मतलब कितने हाइट पे आके गिरा है r/3, तो नीचे की क्या हाइट बचेगी, तो 2r माइनस r/3, 6r माइनस r/3, तो आंसर आ जाएगा 5r/3, तो सही आंसर होगा 5r/3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट्स याद होने चाहिए। ए पार्टिकल ऑफ मास में अगर किसी रिजल्ट में बाई चांस याद नहीं है, भूल गए हो या कोई कंफ्यूजन है, कोई रिजल्ट हमने डायरेक्ट यूज किया, तो आके डिस्कस कर लो क्लास के तुरंत बाद। ए पार्टिकल ऑफ मास में सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, ये कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम दिख रहा है, पूछ रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए कितना होगा, टेंशन सीधा सवाल है, एंगल दिया हुआ है, बैलेंस कराना है, आपको पता है इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स बैलेंस होंगे, इधर टी लगेगा, इधर mg लगेगा, और बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, ये t, इधर ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। t को रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा t cos 60, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा t sin 60। t sin 60 m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस करेगा, और t cos 60 mg को बैलेंस करेगा, तो t cos 60 विल बी इक्वल टू mg। cos 60 1/2 होता है, ये mg को बैलेंस करेगा, तो t सॉल्व होकर सीधा सीधा आएगा 2mg, तो आंसर होगा 2mg, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर था कोनिकल पेंडुलम। लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। नेट फोर्स हमें पता है वो होता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम को नेट फोर्स कहते हैं, और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके हिसाब से ए से मैच करेगा 4। अब ए से 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैच करते रहिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये करें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सही बात है, कंजर्वेटिव फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो सही स्टेटमेंट है, असर्शन सही है। रीजन लिखा ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, रीजन भी एकदम सही है, कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि हर कंजर्वेटिव फोर्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, ए एंड आर आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है।
A uniform chain of mass m and length l is on a smooth horizontal table. 1/n पार्ट लटक रहा है इसका. वेलोसिटी बताइए when it completely slips off the table. देखो उसको बताते हैं. ये टेबल हो गई. टेबल से चेन लटक रही है. ये चेन हो गई और इसकी 1/n टाइम्स लेंथ लटक रही. तो अगर टोटल लेंथ l मान लें तो लटकने वाली लेंथ हो गई l/n. और अभी ये रेस्ट में है. वेलोसिटी 0. अब इसको छोड़ दिया गया, खिसक के गिरने लगती है. तो जब खिसक के गिरना शुरू होती है तो कह रहे हैं जब पूरी चेन गिर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी. पूरी चेन गिर जाने का मतलब है जब ये इस कंडीशन में आ जाएगी, जस्ट पूरी चेन नीचे गिरने वाली होगी, इधर पूरी लेंथ एल हो जाएगी, तो स्पीड क्या होगी ये पूछ रहे हैं. वैसे ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, डिराइव कर देते हैं. आंसर याद होना चाहिए था इसका भी आपको. इसमें क्या करते हैं, आपसे कहा था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मोशन हो रहा है, कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, वर्क बताओ, ये बताओ, वो बताओ, स्पीड बताओ, सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अपने फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे. हम लोग का फॉर्म क्या होता था, W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये वाला फॉर्म यूज करते थे हम लोग. नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कोई है नहीं, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स भी कोई नहीं, तो ये दोनों हो गए 0. ये भी 0, ये भी 0. तो यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0, यानी डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, बाद में काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv². भाई स्पीड v मानी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv². शुरू में कितनी थी, 0. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv² माइनस 0. तो हाफ mv² माइनस 0 माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल. पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है केवल ग्रेविटेशनल होगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ता है. हमने टेबल पर ही पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया. जब टेबल पे 0 मान लेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पूरी चेन टेबल से नीचे है तो नेगेटिव में होगी. अच्छा, बड़ी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है तो हाइट या डेप्थ जो भी ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास के लेते हैं. तो इसका डेप्थ जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लेते हैं बीच में यहाँ होगा ही, तो कितनी गहराई पर होगा, L/2. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mg/L/2. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस mg/L/2 माइनस इनिशियल. इनिशियल लिखेंगे तो चूंकि लेंथ L/n है तो मास भी m/n हो जाएगा. पूरे चेन का मास अगर m है तो 1/n लेंथ का मास भी 1/n टाइम्स हो जाएगा, m/n होगा. सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा, तो जो सेंटर ऑफ मास की गहराई होगी वो L/2n हो जाएगी, आधे पे होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस मास है m/n g और हाइट है L/2n. तो ये आ जाएगा माइनस mg/L/2n². ये होगा. एक माइनस पहले से है, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल में भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mg/L/2n². सॉल्व कर लो. m कॉमन है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. 2 भी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. v² सॉल्व हो गया. ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, वो माइनस बन जाएगा. g कॉमन आ जाएगा, gl कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/n². तो सीधा v सॉल्व करोगे तो आएगा √gl 1 माइनस 1/n². ये आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं. तो सही आंसर होगा √gl 1 माइनस 1/n². फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना. ये क्वेश्चन है 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. इसमें कह रहे हैं ए और बी 2 ब्लॉक हैं, एक का मास 2 kg, एक का मास 3 kg. ये 0.15 मीटर पर सेकेंड से आगे इसको वेलोसिटी दी जाती है. तो पूछ रहे हैं बताओ स्प्रिंग में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा. अब इस क्वेश्चन का सही तरीका जो डायरेक्ट है वो क्या है कि जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, जब ये ब्लॉक चलेगा शुरुआत में एकदम, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी. जैसे ही थोड़ी भी स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई तो स्प्रिंग फोर्स बी पर भी लगेगा, तो वो स्प्रिंग बी को धक्का देगी, यानी बी भी चलना शुरू कर देगा. तो जैसे ही आप इसको वेलोसिटी देंगे तुरंत बाद बी भी चलना शुरू कर देगा. लेकिन शुरू में ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी कम होगी,
तो इसलिए ए तेज चल रहा है, मतलब ए समझ लो कार हो गया, बी रिक्शा है। कार तेज चलती है, रिक्शा धीरे चलता है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन घटेगा। सेपरेशन घटने का मतलब है स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी तो धक्का लगाएगी, ऐसे स्प्रिंग फोर्स बाई स्प्रिंग दबेगी तो बाहर की तरफ एक्सपेंड करने के लिए धक्का लगाएगी, तो ए को पीछे धक्का देगी, यानी ए की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी, और बी को आगे धक्का देगी, बी की वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो टाइमली होगा क्या, धीरे धीरे बी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ए की वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ए की वेलोसिटी कम होकर और बी की वेलोसिटी बढ़कर बराबर हो जाएंगी, तो वो ये सिचुएशन हो जाएगी, ये वाली। और इस सिचुएशन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। इस सिचुएशन में जो कॉम्प्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले कौन तेज चल रहा था, ए। तो जब तक ए तेज चलेगा तब तक सेपरेशन घटेगा, नॉर्मल सी बात है। ए पीछे है, ये तेज चल रहा है, बी आगे है, ये धीमे चल रहा है, तो दोनों पास आते जाएंगे, और पास आते जाएंगे तो सेपरेशन घट रहा है, मतलब कॉम्प्रेशन बढ़ रहा है। तो जब तक ए तेज चलेगा तब तक कॉम्प्रेशन बढ़ेगा। तो शुरू में कॉम्प्रेशन बढ़ रहा था जब तक ए तेज चल रहा था, फिर दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई, इस टाइम तक कॉम्प्रेशन बढ़ता था, मतलब शुरुआत से इस कंडीशन से लेकर इस कंडीशन तक एक्स यानी कॉम्प्रेशन इंक्रीज कर रहा था। फिर इस कंडीशन के बाद अब बी तेज चलेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अभी भी वैसे धक्का लगा रहा है। ए पे धक्का किधर लगा रहा है, पीछे, और बी पे धक्का किधर लगा रहा है, आगे। तो बी को सपोर्ट कर रहा है, तो बी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ए की वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो अब जब बी तेज चलेगा तो समझ लो बी कार हो गया और ए रिक्शा हो गया। अब बी कार है, ये तेज चलेगी, और ए रिक्शा है, ये धीमे चलेगा, तो सेपरेशन बढ़ना शुरू होगा। सेपरेशन बढ़ने के लिए स्प्रिंग अब एक्सपेंड करना शुरू करेगी, और एक्सपेंड करेगी तो कॉम्प्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के बाद कॉम्प्रेशन कम होगा। आपसे पूछा गया मैक्सिमम कॉम्प्रेशन बताइए, तो इसी सिचुएशन में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। अब प्रॉपर तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, जो आपको बताया भी गया है। स्टार्टिंग से लेकर इस कंडीशन में पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, वी सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। यहां पर केवल काइनेटिक एनर्जी थी, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी दोनों आ जाएंगे, इक्वल कराओगे, उससे आपको एक्स मैक्स सॉल्व हो जाएगा। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, जब मैकेनिकल एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो लिख ही लेते हो। पोटेंशियल एनर्जी में mgh नहीं आएगा, क्योंकि लेवल तो चेंज नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो mgh नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में केवल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया स्टैंडर्ड तरीका। अब इसको अगर आप एक ट्रिक से करना चाहते हो तो बताया था, इसको हम इन इलास्टिक कोलिजन मान लेंगे, और उसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लगा देंगे। इन इलास्टिक कोलिजन मानते हुए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मानेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन लिखेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में इक्वेशन होगी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। प्लास्टिक कोलिजन मान रहे हैं, प्लास्टिक। ये आप कहेंगे सर कोलिजन तो इलास्टिक तो ऐसा दिया नहीं, तो यहाँ कोलिजन दिया नहीं, ट्रिक है ये। ऐसा मान रहे हैं कि कोलिजन प्लास्टिक हो गया, ऐसे क्वेश्चनों में ऐसा मान सकते हैं। जब बाद में वेलोसिटीज इक्वल हो जाएं, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, इसका मतलब कोलिजन इलास्टिक प्लास्टिक कोलिजन मान सकते हैं। तो ये ई जीरो हो जाएगा, और ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी तो कोई एनर्जी थी नहीं, बाद में हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर हो गया, तो ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। बस यहां से ये ट्रिक होती है ऐसे क्वेश्चंस की, डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो जाए। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो हाफ m1 है 2 kg, m2 है 3 kg अपॉन 2 प्लस 3, और u1 है 1.15, u2 0 है, होल स्क्वायर, हाफ के आपको दिया हुआ है 10.8 न्यूटन पर मीटर, तो के की जगह रखेंगे 10.8, और एक्स मैक्स सॉल्व करना है। हाफ कैंसिल कर दो पहले ही, यहां 6/5 आएगा, 6/5 इंटू 0.15 का स्क्वायर, और उधर आएगा 10.8 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। एक्स मैक्स निकालना है,
ये 5 से कटेगा 1.2 आएगा, और 1.2 को 9 टाइम्स कटेगा, ये 9 आ जाएगा। तो x मैक्स का स्क्वायर आ जाएगा सीधे सीधे 0.15 का स्क्वायर अपॉन 9। तो x मैक्स हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, 0.15 का स्क्वायर बाई 9, तो ये आएगा 0.15/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 मीटर। तो सही आंसर होगा 0.05 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वैसे करते इसको, उस वाले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, तो बहुत लंबा होता कैलकुलेशन भी और सारा चीज़। फिगर दिखाया गया, इस बॉल को यहां से फेंका गया, कह रहे हैं आर पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, और पी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहां पर कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 330 जूल है, ये के दिया हुआ है, और मास 1 kg है। तो कह रहे हैं इसको ऐसे करके क्यू से होते हुए आर पे पहुंचती है, काइनेटिक एनर्जी बताइए। वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो Kp प्लस यूपी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू Kr प्लस यूआर। P और R से, P से R तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। P पर काइनेटिक एनर्जी 330 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्वेश्चन में दिया है। R पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो चूंकि P पे 0 है और R इससे नीचे है तो माइनस में होगी, और कितना नीचे है, 30 मीटर, सॉरी 15 मीटर, 15 मीटर नीचे है, मतलब ये डिस्टेंस आपको 15 मीटर दी है, तो माइनस में होगी। mgh, m दिया है 1, g 10 हो जाएगा, और h 15 दिया, तो ये 150 आ जाएगा। तो Kr सीधे सीधे होगा 330 प्लस 150, और ये आएगा 480 जूल। तो सही ऑप्शन होना चाहिए 480 जूल। अच्छा, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड पूछ रहे हैं। स्पीड क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 480। m 1 है, तो हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 480, तो v स्क्वायर आएगा 960, तो v आएगा अंडर रूट ऑफ 960 मीटर पर सेकेंड। अब ये 960, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 960 का 30 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 31 मीटर पर सेकेंड के आसपास आंसर आएगा। ठीक है ना। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिए। A weight mg is suspended from a spring if the energy stored in the spring is u। वेट mg जो है वो सस्पेंडेड है स्प्रिंग से, तो जब वेट mg सस्पेंड करेंगे तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी। यहां मान लो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, जब वेट लटकाओगे स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, मान लो x से इलोंगेट हो गई, तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स आएगा kx, और इक्विलिब्रियम में mg जो है वो kx को बैलेंस करेगा। ये बात समझ में आती है। अब कह रहे हैं जब mg लटकाया गया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो u है, तो पूछ रहे हैं इलोंगेशन बताओ। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी अगर u है तो u हमें मालूम है, नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन हमने x लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx स्क्वायर, यही आंसर होगा। लेकिन आंसर में k और x नहीं आ रहे हैं, यानी आंसर u के फॉर्म में लिखना है। तो सॉरी, x पूछा गया है, तो x हो जाएगा हाफ u इक्वल टू इतना, x हो जाएगा 2u/k। लेकिन आंसर में ना k आ रहा है ना u आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, देखो हमें यहां से k और x हटाना है, तो हाफ kx स्क्वायर को हम लिख लेते हैं kx इंटू एक्स, ये लिख लेते हैं, और kx किसके बराबर है, mg के, तो हाफ kx की जगह mg रख देते हैं इंटू एक्स, ये u आ गया, तो x सॉल्व हो गया, वो कितना आ गया 2u/mg, तो ये आंसर हो जाएगा 2u/mg, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मैच करते रहिए। A uniform rod of length L and mass M is swinging freely
अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, मतलब रॉड इस तरह से ऐसे करके यहां से पिवोटेड है एंड के अबाउट, और ऐसे ऐसे आराम से घूम सकता है, ऐसे ऐसे करके रोटेट कर सकता है। इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा। आपको मालूम है जब ऐसे रॉड रोटेट करेगा तो बॉटम पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, यानी यहां की स्पीड ओमेगा दी। मैक्सिमम का मतलब पूरे मोशन में मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, लोवेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा जी की वजह से स्पीड कम होती जाएगी, तो मैक्सिमम स्पीड बॉटम पोजीशन पे होगी और वो ओमेगा है। तो पूछ रहे हैं मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास कितने हाइट तक मैक्सिमम राइज करेगा। तो आपको मालूम है जब ये रॉड ऊपर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, इसको डायग्राम बना देते हैं। ये रॉड ऊपर जाएगा तो इस तरह से यहां ऐसे करके हो जाएगा। इसी कंडीशन में तो इसकी हाइट मैक्सिमम होगी सेंटर ऑफ मास की, है ना। तो पूछना है सेंटर ऑफ मास कितने हाइट तक राइज करेगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहां था C1 पे, अब कहां आ गया C2 पे। ये वाली हाइट आपसे पूछी गई, h कितना होगा, h निकालना है। रॉड घूम के ऐसे जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा, तो कह रहे हैं कितनी हाइट तक जाएगा। तो सीधे किस तरह के सवालों को आपको पता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ की एनर्जी प्लस यहाँ की एनर्जी इक्वल करा देंगे। तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2, 1 और 2 पे एनर्जी इक्वल करा देंगे। अच्छा, उसके लिए एक रेफरेंस लेना पड़ता है, तो रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग। इसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो जो C1 का लेवल था, जो पहले सेंटर ऑफ मास था, उसी लेवल को 0 मान लेते हैं। तो बाद में ऊपर चला गया तो प्लस में हो जाएगी। कितना ऊपर गया, h, वही निकालना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ रोटेटरी मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी शुरू में हमने 0 ही मान ली, बाद में मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg। जैसे कहिए सर काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों हो जाएगी, तो अब यहां अगर स्पीड ओमेगा है और कंडीशन इस तरह की है और पूछ रहे हैं मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे जस्ट पहुंचते पहुंचते ओमेगा 0 हो जाएगा, वरना मैक्सिमम वर्ड यूज ही ना करते अगर ऐसा होता। तो अगर ओमेगा ज्यादा होता कि यहां जाने के बाद भी ओमेगा 0 नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट वाला वर्ड यूज ही ना करते, क्योंकि तब तो अंडरस्टूड था कि इतनी हाइट तक जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट वाला वर्ड इसीलिए यूज कर रहे हैं कि हो सकता है यहीं तक जाके लौट आए, हो सकता है यहां तक जाके लौट आए, हो सकता है यहां तक जाके लौट आए, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है वो पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब वहां ओमेगा 0 लेना है, तो वो 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg। 0 लेवल हमने इसको माना है और यहां से कितने हाइट गया, h, वही निकालना है। तो mgh, h ही निकालना है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रॉड का किसी एक एंड के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं अगर एंड से, तो उसका होता है ml स्क्वायर बाई 3। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और इक्वल टू आएगा mgh। m से m कैंसिल हो जाएगा, h निकालना है। तो h आएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 6g। तो ये आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 6g। ये 6g है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 6g, तो ये आंसर होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 6g। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। A 750 kg boat is 10 meter long and is floating without motion on still water. A mass of 80 kg is at one end and he runs to another end of the boat and stops. The displacement of boat is, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये होता है, जैसे इधर ये बोट है, बोट का मास आपको दिया है 750 kg, एक मैन है उसका मास दिया है आपको 80 kg, बोट की लेंथ आपको दी हुई है 10 मीटर, तो बोट की लेंथ हो गई 10 मीटर। अब कह रहे हैं जो मैन है वो इधर से इधर जाता है, तो जब मैन आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगी। मान लो कितना पीछे गई, x। लेकिन आपको मालूम है कि पूरा सिस्टम यानी बोट प्लस मैन को मिला के अगर सिस्टम मान लें तो पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था। ये सेंटर ऑफ मास के मोशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है।
सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था, तो पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा। अब मैन के चलने की वजह से इंटरनल फोर्सेस लगे, मैन और बोट एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, तो मैन अगर बोट पे कोई फोर्स लगाता है तो वो इंटरनल फोर्स होगा, और इंटरनल फोर्स की वजह से बोट में मोशन हुआ। अब चूंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोशन हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि अगर सिस्टम रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। अब अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम के मोशन में कोई चेंज हुआ है, तो सिस्टम के अलग अलग पार्ट अपना अपना मोशन अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। वो जितना पहले था, यानी पहले रेस्ट में था, हमेशा रेस्ट में रहेगा। एक्सटर्नल फोर्सेज अगर लगेंगे तो ही सेंटर ऑफ मास के स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आएगा। यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो हमें मालूम है, m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m2, ये 0 हो जाएगा। अब इसको 0 करेंगे तो m1s1 में पहला मास अच्छा, इसमें सारे डिस्प्लेसमेंट रियल लिखते हैं। मैन आगे 10 मीटर गया, तो ये मैन का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बोट हो गया। बोट रुकी रहे तब मैन अगर 10 गया है तो 10 डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन मैन 10 आगे गया और बोट x पीछे आ गई, तो मैन नेट कितना आगे गया, 10 माइनस एक्स, और प्लस में गया है तो प्लस साइन के साथ लिख देंगे। आगे गया है तो प्लस, पीछे जाता तो माइनस। बोट पीछे गई है तो माइनस लिखेंगे। 750, और बोट का डिस्प्लेसमेंट तो रियल ही हुआ है, पानी में हुआ है, अपॉन 750 प्लस 80, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये 0 हो। इसको 0 कराएंगे, इससे आपको x सॉल्व हो जाएगा। तो 80 इंटू 10 माइनस एक्स माइनस 750x इक्वल टू 0। तो ये 800 माइनस 80x माइनस 750x, ये 0 आ गया। तो 800 इक्वल टू आ गया 830x, 0 0 कट गया, x आ गया 80 अपॉन 83 मीटर। ये आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। 80 अपॉन 83 मीटर, इसमें तो पॉइंट में दिया है, तो देखो 80 अपॉन 83 1 से छोटा होगा, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किधर हुआ है, तो आप जानते हो, देख रहे हो, मोशन के अपोजिट हुआ है डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मोशन के अपोजिट हुआ है, ये वाला है ना, मोशन के अपोजिट। मोशन, मैन आगे गया है तो बोट किधर गई, पीछे, तो मोशन के अपोजिट हुआ है। तो 0.96 में से एक आंसर होगा, ये इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन है, गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, तो पार्टिकल एक इस लाइन के, ये xy एक्सिस हो गए, पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, ये y इक्वल टू mx लाइन है, ओरिजिन से पास करेगी। देन व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। अब अगर पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, कॉमन सी बात है, इस लाइन पे अगर पार्टिकल जा रहा है, चाहे अवे जा रहा हो चाहे टुवर्ड्स जा रहा हो, इसकी वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाओगे तो ये ओरिजिन से पास कर जाएगा। एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, वेलोसिटी की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जब वेलोसिटी एक्सिस से ही पास कर गई तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो गई, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, 0। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन 0, है ना। स्टेटमेंट वाला असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। बिल्कुल सही है, लीनियर मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी केवल इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है। तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन बोला गया है, इलास्टिक, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। रीजन लिखा, ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द बॉल्स एज द कोलिजन इज इलास्टिक देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं आपस में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, ये गलत है। कोलिजन कोई भी हो, आपस में एनर्जी एक्सचेंज होती है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर थी वही आफ्टर कोलिजन रहती है। तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, पहले मान लो ए के पास 40 थी, बी के पास 50 थी, तो बाद में हो सकता है ए के पास 60 हो जाए और बी के पास 30 बचे। तो एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन टोटल पहले भी 90 थी और टोटल बाद में भी 90 है।
तो सेकंड ऑप्शन यानी रीजन गलत है, तो ये गलत हो गया। तो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेयर अबाउट इट्स डायमीटर इज आई। कह रहे हैं किसी स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने डायमीटर के अबाउट आई और रेडियस आपको 2r दिख ही रहा है, तो इसका मतलब ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। आई क्या होगा, स्फेयर नहीं लिखा कैसा है तो सॉलिड मानेंगे, तो 2/5 mr² और r होगा 2r, रेडियस 2r दी, तो यानी आई की वैल्यू आएगी 8/5 mr²। पहले हमने जो दिया है वो लिख लिया। अब इसमें कह रहे हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। इस सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो देखो हमने ये पढ़ लिया कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो ये वाला स्फेयर का नाम रख लेते हैं। देखो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 1 और 2 तो के लिए तो ये एक्सिस डायमीटर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। I1 जो है 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई हो गया, क्योंकि वो तो डायमीटर वाला ही एक्सिस है। I2 भी क्या हो गया इस एक्सिस के लिए, आई। I3 और I4 में चूंकि सिमेट्रिकली दोनों इस एक्सिस के दोनों तरफ रखे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। कितना हो जाएगा, देखो I3 जो है वो इस एक्स, ये वाला एक्सिस, ये 3 है इसका, इसके लिए जो x x डैश है वो ये वाला एक्सिस है, और इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिख लेंगे। क्या होगा, देखो इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या है, I, ये डिस्टेंस कितनी है 2r, मास कितना है m, ये CC डैश एक्सिस है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हम कहेंगे इस नए एक्सिस के अबाउट यानी x वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस I प्लस बॉडी का मास इनटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ आ रहा क्या किया गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस नए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, और ये आपको क्वेश्चन में I गिवन है, तो I प्लस md² और d2r है ना। तो यानी ये आ गया I प्लस 4mr², और उसी तरह I3 इतना होगा, I4 भी इतना ही होगा, तो लिख लेते हैं I3 I4 इक्वल होंगे सिमेट्री से, तो I3 की वैल्यू आ गई I प्लस 4mr², तो I4 भी यही हो जाएगा I प्लस 4mr²। अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं, नेट, तो नेट क्या होगा, जोड़ देंगे, तो I प्लस I प्लस I प्लस I ये 4I हो जाएगा, प्लस 4mr², 8mr², यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में mr² आ नहीं रहा है, I है केवल, तो रख दो। 8mr² की वैल्यू यहां से देखो, 8mr² जो है वो 5I के बराबर है, तो 8mr² की जगह 5I लिख दोगे तो 4I प्लस 5I, ये आंसर हो जाएगा 9I। तो आंसर हो जाएगा 9I, तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, ठीक है ना। सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था, 9I। ए टेनिस बॉल हिट्स द फ्लोर विद ए स्पीड v। एक टेनिस बॉल एक फ्लोर को v स्पीड से हिट करती है। ए टेनिस बॉल हिट्स ए फ्लोर विद स्पीड v। टेनिस बॉल फ्लोर को v स्पीड से हिट करती है, तो ये v से हिट करती है, ठीक है ना। एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे हिट करती है। विद द नॉर्मल टू द फ्लोर, फ्लोर के साथ नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाती है। कोलिजन इज इनइलास्टिक, मतलब इनइलास्टिक का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक जब लिखा होता है उसका मतलब होता इम्परफेक्टली इनइलास्टिक, ई गिवन होगा। एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, वही ई जिसको हम लोग लिखते हैं उसी को एप्सिलॉन लिखा गया है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हमें याद होता है सीधे, ये एंगल फाई है तो हमने याद किया है, tan फाई सीधे सीधे होता है tan थीटा बाई ई, तो tan थीटा बाई ई होता है और ई को एप्सिलॉन दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, tan थीटा बाई ई, है ना। ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहे हैं चेक करो सही ऑप्शन। ग्राफ में कह रहे हैं R इक्वल टू R1, ये दो ग्राफ दिए, R1 पे पूछ रहे हैं क्या स्थिति है, तो ये आपको बताया गया है कि जैसे दोनों FR ग्राफ दिए हैं, R1 पे पूछ रहे हैं क्या होगा, तो R1 से आगे जाओ, देखो आगे आगे गए तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ
और ग्राफ भी ऊपर चला गया मतलब फोर्स भी पॉजिटिव है। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव है, यानी हमने धक्का भी आगे दिया तो फोर्स भी आगे लगा, यानी बॉडी आगे ही चली जाएगी, लौटेगी ही नहीं। जैसे इक्विलिब्रियम में बॉडी थी, हमने डिस्प्लेसमेंट आगे दिया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी आगे लग गया, तो फोर्स आगे लग गया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आगे और फोर्स भी आगे, तो वो और आगे ले जाएगा, बॉडी को लौटाएगा नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स होता अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट आगे और फोर्स पीछे, तो वो लौटा लाता। यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, R1 पे देखो इक्विलिब्रियम है, क्यों? क्योंकि R1 पे नेट फोर्स जीरो है। फोर्स का ग्राफ है, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा वहां फोर्स जीरो होगा, तो R1 पे फोर्स जीरो है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, फोर्स भी पॉजिटिव, यानी ये आगे, अगर आगे डिस्प्लेस करेंगे तो लौटेगा नहीं, आगे ही चलता चला जाएगा। पीछे डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और फोर्स भी देखो नीचे चला आया ग्राफ, तो नेगेटिव हो गया, तो फोर्स भी नेगेटिव हो गया। यानी पीछे डिस्प्लेस करेंगे तो पीछे चलता चला जाएगा, नहीं लौटेगा, आगे डिस्प्लेस करेंगे तो आगे चलता चला जाएगा, नहीं लौटेगा, यानी इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। तो R1 पे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। तो R1 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी 1 करेक्ट होगा, और इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है यानी 3 करेक्ट होगा। तो R1 यानी A से 1 और 3 करेक्ट होंगे। तो इसमें 1 और 3 किसमें किसमें दिया है? तो इसमें तो 2 और 4 दिया है, तो ये तो नहीं होगा। 3 और 1 1 में भी है, 2 में 1 और 2 दिया है, तो ये नहीं होगा, है ना। और 3 और 1 1 में भी है, 3 और 1 4 में भी है, तो 3 और 1 1 4 दोनों में है, इसका मतलब और चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, बी देख लेते हैं R2 पे। तो R2 पे तुम देख रहे हो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ऊपर है, तो R2 पे फोर्स ही जीरो नहीं है। तो जब फोर्स जीरो नहीं तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो R2 का हो जाएगा नन, मतलब R2 पे इक्विलिब्रियम है ही नहीं। जब इक्विलिब्रियम नहीं है तो ना तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ना मिनिमम होगी, ना स्टेबल होगा, ना स्टेबल होगा, तो नन हो जाएगा। तो बी का 4 हो जाएगा। अब ए का 3 1 और बी का 4 ऐसा पहले ऑप्शन में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, है ना। घर पे आप लोग पूरा पेपर एक एक जो भी ऑप्शंस हैं एग्जाम में तो चलो ऐसे देख लिया, अब आगे के पूरे ऑप्शन चेक करके प्रॉपरली करिएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एन स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास एम कोलाइडिंग इलास्टिकली ईच सेकेंड ऑन ए सरफेस विद वेलोसिटी यू। ये बॉल्स हैं, किसी सरफेस पे u वेलोसिटी से टकरा रहे हैं, नहीं दिया है कैसे टकरा रहे हैं, तो परपेंडिकुलरली मानेंगे। n बॉल्स पर सेकेंड टकरा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं जो फोर्स लगेगा सरफेस पर वो 2 mnu होगा। बिल्कुल सही है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। एक बॉल का मोमेंटम mu होगा, 2 mu चेंज इन मोमेंटम, n बॉल्स पर सेकेंड है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सही लिखा है, तो असर्शन तो करेक्ट है। ऑन इलास्टिक कोलिजन द बॉल रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी। इलास्टिक कोलिजन में सेम वेलोसिटी से रिबाउंड करती है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो पलट जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो रीजन भी करेक्ट है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट ही मानेंगे, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, है ना। चेक करते जाइए। द ग्राफ बिलो शोज, ये एफ ग्राफ दिए हुए हैं किसी बॉडी पे कोई फोर्स एफ लगाया गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ दिया गया है। फोर्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लिखा हुआ है, फोर्स इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कंजर्वेटिव फोर्स है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड F1 है सेम वैल्यू। हर केस में जो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है F1, वो देख रहे हो तीनों ग्राफ में सेम है। तो रैंक द सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही होगी। कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मतलब अरेंज करना है, फोर्स के वर्क को या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। लीस्ट, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है उसको सबसे पहले लिखना है, और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उसको सबसे बाद में लिखना है। तो आपको पता है वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये पता है। पहले केस में आप देख रहे हो, पहले वर्क लिख के दिखा देते हैं। इस केस में जो वर्क होगा ये सीधे सीधे एरिया के बराबर होगा। एफ ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, वर्क जो होता है वो एरिया से निकलेगा।
इसका जो वर्क होगा वो सीधे सीधे हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू F1 इंटू x1। ये रेक्टेंगल इसके एरिया से हो जाएगा, इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका वर्क हो जाएगा F1 इंटू x1। और ये नीचे है तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका वर्क हो जाएगा माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे है इसलिए माइनस ले लिया, तो तीनों का वर्क लिख लिया। अब आप देखो पहले केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहले केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स वर्क के होगी। पहले केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो वर्क हुआ है हाफ F1 x1, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही आ गया। दूसरे केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो वर्क हुआ है F1 x1, तो ये होगा माइनस F1 x1। और तीसरे केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा U3, उसमें खुद वर्क नेगेटिव हुआ है, तो जब नेगेटिव वर्क रखेंगे यहां एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहां पर आएगा वर्क प्लस हाफ F1 x1। अब किस ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले मोस्ट नेगेटिव लिखना है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव वो होगा जिसमें नेगेटिव के बाद सबसे बड़ा नंबर लिखा हो। नेगेटिव में इसमें हाफ F1 x1 लिखा है, इसमें माइनस का F1 x1 लिखा है, ये बड़ा है तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर उससे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 3 है, तो 2 1 3 ये रेशियो होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ हो जाएगा 2 1 3। समझ आ गया ना, पहले नेगेटिव सबसे बड़ा नेगेटिव लिखा ना, मोस्ट नेगेटिव, तो मोस्ट नेगेटिव मतलब जिसमें नेगेटिव के बाद सबसे बड़ा नंबर हो, तो माइनस F1 x1 फिर माइनस हाफ F1 x1 प्लस प्लस उसके बाद प्लस हाफ F1 x1, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, डिस्क का सेक्टर है, आपको बताया था डिस्क के सेक्टर का वही फॉर्मूला होता है जो पूरे डिस्क का होता है, बस मास सेक्टर का यूज होगा, और इसमें सेक्टर का ही मास आपको m दिया हुआ है, तो फॉर्मूला सीधे होगा हाफ mr²। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो स्फेयर हैं ऐसे करके, नहीं लिखा कौन से हैं तो सॉलिड स्फेयर मानेंगे, जब नहीं लिखा होता तो हमेशा सॉलिड लेते हैं। मास दोनों का m है, रेडियस r/2 है, ऐसे कनेक्टेड है, मासलेस रॉड है, बीच में जो रॉड है वो मासलेस है, रॉड मासलेस है और इसकी लेंथ r है। पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस y डैश एक्सिस के अबाउट बताना है, तो पहले स्फेयर का लिखेंगे, दूसरे स्फेयर का लिखेंगे, जोड़ देंगे। रॉड मासलेस है, उसमें कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, तो लिखते हैं पहले स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका अपना वो डायमीटर है, तो सीधा सीधा 2/5 mr², रेडियस r/2 है तो r/2², ये आ जाएगा। इस स्फेयर का लिखेंगे इस वाले का, तो इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अपने एक्सिस, ये इसका CC डैश एक्सिस होगा सेंटर ऑफ मास से, इसके अबाउट लिखेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसके इस एक्सिस के अबाउट आएगा, निकालना तो इसी के अबाउट है। तो दूसरे स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखेंगे I2 दूसरे स्फेयर का, तो वो इसका अपने CC डैश एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होगा 2/5 mr/2² प्लस md² पैरेलल एक्सिस थ्योरम, d यहां से यहां तक, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक डिस्टेंस पूरी क्या हो जाएगी 2r, तो प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर, जोड़ लो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1 प्लस I2, जोड़ोगे तो I1 है 2/5 mr²/4, 2/5 mr²/4, तो जोड़ोगे तो ये आएगा 2/5 mr²/4 का 2 टाइम्स प्लस 4 mr², ये 2 2 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो mr²/5 प्लस 4 mr², mr²/5 प्लस 4 mr², तो ये आएगा 21 mr²/5, ये आंसर होगा। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। स्टेटमेंट है सर्टेन रीजन द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस रिमेन्स एट रेस्ट।
अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन शुरू में रेस्ट में थे, इनको छोड़ा जाता है, तो जब ये रेस्ट में थे तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा। अब इनको छोड़ दिया, ये ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, इनके आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा। ये ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस चलना शुरू करते हैं, तो ये दोनों चल सकते हैं, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट में ही होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। द सेंटर ऑफ, रीजन लिखा, द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। A particle of mass 4m which is at rest explodes into 3 fragments, two each of mass m, are found to move with a speed of v, each in mutually perpendicular direction. The total energy released in the process. देखो उसको बताते हैं। एक 4m मास का बॉम्ब था, एक्सप्लोड हो गया, 3 टुकड़े बने, एक m मास का, एक m मास का, और बाकी नहीं दिया तो नेचुरली 2m मास का बनेगा। ये दोनों परपेंडिकुलर मूव करने लगे, म्यूचुअली किसी भी तरफ मान लो, बस परपेंडिकुलर मानो, ये इधर गया और ये इधर गया, और दिया सेम स्पीड से मूव करते हैं। 2 fragments each of mass m are found to move with the speed of v, each in mutually perpendicular direction. तो इन दोनों का दे दिया गया। इसका पूछा जा रहा है एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो पहले हम इसकी स्पीड निकालें। स्पीड निकालना एकदम आसान है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ये जब रेस्ट में था पार्टिकल, जब भी इस तरह का सवाल आए सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन। ये रेस्ट में था, रेस्ट में एक्सप्लोजन होता है, रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम हर डायरेक्शन में जीरो था। अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होगा, अलोंग वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में जीरो। जब रेस्ट में था तो जीरो। तो अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन एक बार एक्स में लगाएंगे, एक बार वाई में। दोनों में क्यों लगाना है? क्योंकि वेलोसिटी एक्स में भी दी है, वाई में भी दी है, दोनों में लगाना है। तो अगर एक्स में टोटल मोमेंटम शुरू में जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। इसका तो mv इसमें तो है ही नहीं, ये तो ऊपर चला गया, इसका तो x में मोमेंटम ऑलरेडी जीरो है। इसका x में प्लस mv है, तो अगर इसका प्लस mv है तो इसका माइनस mv होना चाहिए, तभी तो जीरो आएगा। और माइनस mv होने के लिए इसकी स्पीड v/2 होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करो तभी तो 2 2 कैंसिल होगा, माइनस mv आएगा। माइनस मतलब पीछे होगा और v/2। उसी तरह से y में टोटल मोमेंटम पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। इसका तो ऑलरेडी जीरो है, पूरी वेलोसिटी x में है तो y में ऑलरेडी जीरो है। इसका y में प्लस mv है तो इसका क्या होना चाहिए? माइनस mv, तभी तो टोटल जीरो आएगा। और माइनस mv होने के लिए इसका y कंपोनेंट नीचे होना चाहिए और v/2 होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे 2m इंटू v/2 तो mv आएगा, नीचे है तो माइनस mv। तो नेट स्पीड निकाला इसकी। तो अब जो तीसरे पार्टिकल की नेट स्पीड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर हैं दोनों कंपोनेंट्स, तो v/2 स्क्वायर प्लस v/2 स्क्वायर ये होगी। और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v/2√2 यानी v/√2 ये आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो कह रहे कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो सोचो जो एनर्जी इनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई वही तो रिलीज हुई, वे शुरू में कोई एनर्जी थी ही नहीं, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई वही रिलीज हो गई। तो रिलीज्ड एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी पहले की क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, दूसरे की क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, और तीसरे की क्या होगी? हाफ 2m इंटू v/√2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो ये हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर ये बन जाएगा mv स्क्वायर, और उधर करेंगे तो ये 2 2 कैंसिल हुआ, वो mv स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो ये होगा 3/2 mv स्क्वायर। तो सही आंसर होगा 3/2 mv स्क्वायर, यानी आंसर होना चाहिए फोर्थ वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। A particle is projected with a velocity v at an angle theta from ground at the instant when its kinetic energy is minimum। तो पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो पार्टिकल को यहां से v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है थीटा एंगल में, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, पैराबोलिक मोशन। कह रहे हैं जब इसकी स्पीड मिनिमम है, मिनिमम स्पीड आप जानते हो मैक्सिमम हाइट पर होती है, और वो होती है एक्स कंपोनेंट v cos थीटा। ये तो होती है v से फेंका गया तो v cos थीटा।
इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के अबाउट, जहां से फेंका गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को माना जाएगा ओरिजिन। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन, यहां पर जब बॉडी है तब लिखना है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी को पीछे बढ़ाओ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी को पीछे बढ़ाओ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी को पीछे बढ़ाओ और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रही है ये वाली, ये, और वो h है तो ये भी क्या होगी h, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब जानते हो, फॉर्मूला लगा दो, L होता है m इंटू स्पीड कितनी है v cos थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m v cos थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अच्छी तरह याद है आपको, वो होता है u स्क्वायर साइन, सॉरी u तो v है, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा mv क्यूब, तो mv क्यूब तो सब में है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 2g, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, तो सही आंसर होगा फोर्थ। A cockroach of mass m is moving with velocity v in anti-clockwise sense on the rim of a disk of radius r. The moment of inertia of the disk about the axis is I and it is rotating in clockwise direction with angular velocity omega. If the cockroach stops, then calculate angular velocity of the disk. हमें आइडिया है ऐसे जितने क्वेश्चंस होते हैं सब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं। पहले कॉकरोच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था v स्पीड से, और डिस्क जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी ओमेगा से। बाद में कॉकरोच रुक गया, तो जब कॉकरोच रुक जाएगा तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी और वो ओमेगा डैश हो जाएगी, वही निकालना है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है, कॉकरोच का मास m है तो mr स्क्वायर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है आई ओमेगा। अच्छा क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, अब क्लॉकवाइज वाले को प्लस लिख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस लिखेंगे। कॉकरोच एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसका सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है mvr, तो माइनस में लिखेंगे mvr। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। mvr तो समझ में आया ना। डिस्क का फ्रंट व्यू देखो, ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखो, टॉप से डिस्क को देखोगे तो डिस्क ऐसी दिखेगी, कॉकरोच ऐसा दिखेगा। अब ये v स्पीड से जा रहा है और डिस्टेंस r है, रेडियस r है, रेडियस r है, तो बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mvr, वही लिख दिया गया। डिस्क क्लॉकवाइज घूम रही है, कॉकरोच एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो डिस्क को प्लस लिखा तो कॉकरोच को माइनस। यहां कॉकरोच रुक गया तो दोनों एक साथ घूमेंगे, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और कॉकरोच का mr स्क्वायर, कॉकरोच पॉइंट मास की तरह होगा, और इनटू ओमेगा डैश, दोनों एक साथ घूम रहे हैं, ओमेगा डैश सॉल्व हो गया। ओमेगा डैश क्या आ जाएगा, आई ओमेगा माइनस mvr अपॉन आई प्लस mr स्क्वायर, तो आई ओमेगा माइनस mvr अपॉन आई प्लस mr स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, ये सिंपल क्वेश्चन होता है। दो पार्टिकल्स को एक जगह से एक सर्किल पे फेंका गया है ना। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कुलर ऑर्बिट बनी हुई है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है, सर्कुल समझ लो, सर्किल जैसी नाली बना दी गई, उस नाली पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। दो पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में v और 2v स्पीड से फेंके गए हैं, तो जो बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये क्लॉकवाइज चलेगा, बीच में टकराएंगे, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, टकरा कर वापस लौटेंगे या जो कुछ होगा। तो पूछ रहे हैं दोबारा यहां तक पहुंचने में कितने कोलिजन होंगे, जहां से स्टार्ट किया था दोबारा यहां तक पहुंचने में कितने कोलिजन होंगे, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। ओ तक दोबारा पहुंचने में कितने कोलिजन होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी एक टेस्ट में, क्योंकि ये पहले टेस्ट में आ चुका है क्वेश्चन, एक बार डिस्कस किया था तो आपको आंसर बताया था। सीधे ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक होती है
कि जो v के साथ लिखा है ये ले लो, दोनों स्पीड के साथ जो कोफिशिएंट है वो ले लो, इधर स्पीड के साथ 2 लिखा और इधर क्या लिखा है 1, ये ले लो और जोड़ दो। 2 + 1 कितने कोलिजन होंगे? 3। अगर यहां पर होने वाले कोलिजन को काउंट करना है तो टोटल 3 कोलिजन होंगे, और यहां वाले को काउंट नहीं करना है तो 3 - 1 कर दो, 2 कोलिजन हो जाएंगे। जैसे ये स्पीड होती 5v, ये स्पीड होती 4v, और पूछते कितने कोलिजन होंगे तो टोटल होते 9v। यहां वाले कोलिजन को मिलाकर टोटल 9v होते और इसको ना लेना होता तो आंसर होता 8v। और ये डिराइव करके भी निकाल सकते हो, पिछले टेस्ट में हमने सॉल्व कराया है इसलिए अब नहीं बता रहे हैं। पिछले टेस्ट का मतलब जब पिछले टेस्टों में सिलेबस होगा तब बताया होगा, तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट आंसर होगा 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोटल कोलिजन 3 होंगे। अगर इस कोलिजन को इग्नोर करना है, इसमें लिखा है हाउ मैनी इलास्टिक कोलिजन अदर देन दैट एट ए पर जो कोलिजन होना उसके अलावा कितने कोलिजन होंगे, तो इसको मिलाकर 3 होते हैं, छोड़ देंगे तो 2 होंगे, तो सही ऑप्शन होगा थर्ड, सेकंड, 2 कोलिजन, ठीक है ना। 4 होल्स एक are cut, 4 holes of radius r are cut from a thin square plate of side 4r and mass 4m, mass m, moment of inertia of remaining portion। तो देखो पहले तो हम ये निकाल लें कि पूरे डिस्क का एरिया क्या होगा, पूरे प्लेट का, तो प्लेट का एरिया होगा 4, रेडियस लेंथ 4r दी हुई है, लेंथ 4r है, चौड़ाई 4r है, तो एरिया होगा 16r²। प्लेट है तो एरिया होगा 16r²। अब और डिस्क का एरिया क्या होगा, एक डिस्क का, तो डिस्क का एरिया होगा πr²। अब इससे पहले डिस्क का मास निकाल लें, तो हम कहेंगे 16r² पूरी प्लेट का एरिया है और इसका मास m है, तो यूनिट एरिया का मास होगा m/16r²। डिस्क का एरिया है πr², तो इसका मास होगा m/16r² इंटू πr²। r² कैंसिल हो गया, आंसर आया m/16 पाई। ये एक डिस्क का मास हो गया, मतलब जो डिस्क इसमें से काट के हटाई गई है हर एक डिस्क का मास होगा m/16 पाई। अब कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का बताइए, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब इस एक्सिस के अबाउट बताना है, ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाला, ये जो एक्सिस होगा जो इस सेंटर से पास करेगा, स्क्वायर के सेंटर से, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसको बोलेंगे जेड एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वही थ्योरम लगानी। क्या करना है, पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, और उसमें से चारों डिस्कों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हम कहेंगे कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमेनिंग हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा पूरे स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्क्वायर प्लेट -4 टाइम्स एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्स, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है। स्क्वायर प्लेट का आप जानते हो इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²/16, है ना, सॉरी mr²/3। तो इस एक्सिस के अबाउट होता है, क्या होता है देखो एक बार बता दें, स्क्वायर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट होता है m, अगर लेंथ l है तो ml²/6, ये होता है। रेक्टेंगुलर प्लेट होती तो होता है ml² + b²/12, और l और b इक्वल हो गए तो ml² + l²/12 करेंगे तो ml²/6 आ जाएगा, ये होता है। तो स्क्वायर प्लेट में मास तो m दिया है, लेंथ 4r दी है, तो 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर बाई 6, ये आ गया, ठीक है ना, 16 mr²/6 आ जाएगा। एक डिस्क का क्या होगा, तो डिस्क का मास आपने देखा कितना निकल आया, m/16 पाई। अब एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे उसी जेड एक्सिस के अबाउट, तो देखो क्या होगा, एक डिस्क का, इसका अपने एक्सिस के अबाउट होगा ½ mr², रेडियस r है, ½ mr², ये अपने एक्सिस के अबाउट होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इस एक्सिस के अबाउट निकलेगा। अच्छा स्क्वायर में ये देख लो, इधर बता देते हैं साफ सुथरा, ये जो डिस्क है ये सेंटर है और ये डिस्क ऐसे बनी हुई, ये पूरी डिस्टेंस जो होगी ये डायगोनल का आधा होगी, डायगोनल का हाफ, डायगोनल लेंथ 4r है
तो डायगोनल होगा 4r√2, उसका आधा करेंगे तो ये होगा 2r√2। और सिमिट्री से देख रहे हो सेंटर से डिस्टेंस इसकी भी आधी हो जाएगी, तो ये कितनी होगी r√2। अब डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr²। पैरेलल एक्स थ्योरम लगा देंगे तो md² में dr√2 हो जाएगा, कर देंगे तो ये अपना z एक्सिस है, इस z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो डिस्क का लिखते हैं तो क्या होगा, देखो एक डिस्क का होगा अपने एक्सिस के अबाउट हाफ mr², मास है m/16 पाई, रेडियस r², ये हुआ, प्लस md², तो फिर मास है m/16 पाई और d की वैल्यू है r√2 इसका स्क्वायर। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए तभी जल्दी हो पाएगा। अब सॉल्व कर लो तो ये आएगा 16 mr²/6 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये mr²/6 तो इसमें आएगा ही आएगा, 16 आएगा, ये 32 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में mr² कॉमन है तो जो कॉमन है वो कॉमन लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो कॉमन लिया उस ऑप्शन के हिसाब से मैच करते हैं। सारे ऑप्शनों में mr² कॉमन है तो mr² कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 16/6। 16/6 मतलब 8/3, इसको सीधे 8/3 लिखते हैं, 8/3, तो 8/3 आ जाएगा, माइनस mr² कॉमन ले लेंगे, दोनों में से mr² निकल जाएगा, यहां बचेगा ये 32 और 4 से कटेगा 8, तो π/8, तो इसमें π/8 यहां बचा, और यहां आएगा ये 2, ये 8 आ जाएगा, π/8 यहां भी बचेगा, तो π/8 यहां भी बचा। तो क्या आना चाहिए देख लेते हैं, नीचे आ रहा है 8, 10 π/16, 10 π/16 का मतलब π/8 ही हो जाएगा। तो 16 के फॉर्म में लिखा तो 16 के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे वो आंसर दे रहे हैं वैसे लिखते हैं। तो 16 के फॉर्म में लिखा है तो mr² तो कॉमन हो गया, तो mr² तो निकल गया, बचा क्या, ये 2, 16 आंसर में चाहिए तो π/16 और ये 2, तो 2 π/16 और यहां बचेगा 2 π/16, तो 4 π/16 इस टाइप से कुछ बचेगा, तो चेक कर लो। तो π/16 10 में आ रहा है, तो 10 कैसे आएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4, एक डिस्क का इतना हुआ, mr² कॉमन चला गया, यहां बचा π/32, तो 4 π/32 प्लस यहां बचेगा mr² चला गया π/8, तो ये बचा π/8, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो mr² 8/3 माइनस, इसको सॉल्व करोगे 4 π/32 प्लस 4 8 π/32, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 4 π/32 और यहाँ आएगा mr² कॉमन ले लिया, डिस्टेंस है r√2, तो 2r² हो जाएगा, तो ये बचेगा π/2/16, तो π/8, ठीक है ये, तो ये π/8 है और ये 4 π/32 है। हमें आंसर में क्या लाना है चेक कर लेते हैं, आंसर में लाना है 10 π/16 टाइप का कुछ, नीचे 16 लाना है, तो 16 आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 4 π/32 और प्लस 4 8 π/32, ये आएगा। तो 8/3 वो तो ठीक है, 8/3 और ये आ गया 8 π/32, तो ये तो 4 आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है, चेक कर लेते हैं। जल्दी के कैलकुलेशन के चक्कर में जल्दी डायरेक्ट लिख के, इस तरह के बड़े सवालों को लिख कर ही करिए। तो ये 4 आ जाएगा, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या होगा, इसका होगा हाफ mr², m है m/π × 16, ठीक है, और ये डिस्टेंस पूरी होगी
4r√2, उसका आधा हो जाएगा 2r√2, तो ये हो जाएगा r√2। तो एक डिस्क का होगा r√2। तो अब इसका अपना हुआ हाफ mr² प्लस md²। m है, अच्छा गड़बड़ ये हो रहा, हम लोग 4 केवल इसमें ले रहे हैं, इसमें भी तो 4 आएगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। वो सही करते हैं, हम लोगों ने 4 केवल इसमें ले लिया, इसको अलग रखते हैं, इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो आएगा, ये 4 को बाहर लिखा रहने देते हैं और इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ mr² निकल गया तो π/32 बचा, π/32, और इसमें ये 2π/16 बचेगा। mr² निकल गया तो 2π/16, 2π/16 ये बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा mr² 8/3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4π/32, या इसको सिंप्लीफाई करो, ये 2π/16 है, इसको 4π/32 लिख सकते हैं। 4π/32 प्लस π/32 ये आएगा 5π/32, और फिर इसको 16 में कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग दे दो, तो 10π/16 लिख सकते हैं। तो ये आएगा mr² 8/3 माइनस 10π/16। जिस फॉर्म में आंसर है उस फॉर्म में आ जाएगा। 2 से काट दो उसको, तो नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 10/16, है ना। तो सही आंसर होना चाहिए ये वाला। आंसर तो पहले से पता चल गया था कौन सा आएगा, लेकिन आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहे हैं इन द गिवन डायग्राम फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है ए और बी के बीच में F1 है, और बिटवीन ए एंड बी इज F2 एंड बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड इज F1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट FBD बनाना है। फोर्स F लगाएंगे B पर, आपको पता है जो चलना चाहता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे दिखाया क्लास में, जो चलना चाह रहा है वो चाहेगा मेरे साथ सब कोई चले, तो B चलना चाह रहा है, B चाहेगा मेरे साथ फ्लोर भी चले, तो फ्लोर पे एक्शन आगे लगाएगा, फ्लोर इस पे रिएक्शन पीछे लगाएगी, और इसका B और फ्लोर के बीच में F1 है, F1 हो गया। ऊपर सोचें, B चलना चाह रहा है, B के कांटेक्ट में A भी है, तो B चाहेगा मेरे साथ A भी आगे चले, तो A पे धक्का आगे लगाएगा एक्शन, A रिएक्ट करेगा, B पे रिएक्शन पीछे लगाएगा। तो वो डायग्राम सही होगा जिसमें B पे दोनों पीछे लग रहे होंगे। चेक करते हैं, B पे दोनों पीछे लग रहे हैं, तो B पे दोनों पीछे और A पर आगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है ना, फोर्थ। कह रहे हैं मैच करो डायग्राम में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। फ्रिक्शन नहीं है, लिखा है नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन है नहीं, एक्सेलरेशन निकालना है। सीधे क्या होगा एक्सेलरेशन, ये दोनों फोर्स तो दिखाए गए और mg sin थीटा नीचे लगेगा। mg sin थीटा जो होगा में m टोटल हो जाएगा 3 2 5 1 6, g 10 तो 60, थीटा 30, 60 sin 30 1/2 तो 30 आ जाएगा। mg sin थीटा 30 न्यूटन आ गया। तो ऊपर 60 लग रहा है, नीचे ये 30 और 18 मिलाकर 48 लग रहे हैं, तो ऊपर 60 न्यूटन नीचे 48 न्यूटन, तो नेट बचा 12। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास, मास है 6, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही ऑप्शन बनेगा ए से मैच करेगा 2 मीटर यानी 2 SI यूनिट यानी 3। अब ए से 3 1 में भी है, 2 में भी है, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब बी से मैच करा लो, बी में क्या पूछ रहे हैं, नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे जब तुम्हें एक्सेलरेशन मालूम हो गया कि ए ऊपर की तरफ है और कितना आ गया सॉल्व होकर 2, तो नेट फोर्स किसी पर भी पूछे एमए होता है नेट फोर्स। भाई एक नेट फोर्स निकालने का तरीका FBD बनाओ और सॉल्व करो, हम क्यों करें ये सब, नेट फोर्स हमें पता है एमए होता है। तो नेट फोर्स किसी पर भी पूछें, नेट फोर्स चाहे 2 kg पर, चाहे 3 kg पर, चाहे 1 kg पर, नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 kg पे पूछ रहे हैं तो 2 kg का मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो नेट फोर्स 4 आ जाएगा। तो नेट फोर्स 4 आ गया। 4 का मतलब किस पे पूछा गया नेट फोर्स, 3 kg पे पूछा, 3 kg पे पूछा है, 3 kg पे, तो नेट फोर्स होगा 3 इंटू 2 MA। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, MA। जिस पे पूछ रहे हैं उसका मास लो, 3 kg पे पूछा है तो मास 3 kg का, और A तो सबका सेम है, तो आंसर 6 आ जाएगा।
तो नेट फोर्स आएगा 6, यानी बी से मैच करेगा 4। अब बी का 4 सेकंड ऑप्शन में है, फर्स्ट में नहीं, तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड करेक्ट है ना। सही आंसर होगा सेकंड। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो देखो इसका एंगुलर मोमेंटम जानते हो, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। इसमें मास कितना दिया है बॉडी का, 2 kg, तो मास हो गया 2, वेलोसिटी हो गई 5, और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ओरिजिन है तो लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाएंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ही तो है 3, तो ये आएगा 3, तो इंटू 3, तो आंसर आएगा 30 यूनिट्स। तो पहले में 30 आएगा, 30 दो ऑप्शन में दिया है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सेकंड और फोर्थ में से सही होगा। सेकंड ऑप्शन इसमें 24 है, इसमें 0 चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है, इसमें एम वी आर करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, पक्का है, क्योंकि एम वी फिर वही, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो मास 2, वेलोसिटी 4, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है आपको डायग्राम में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस यानी ओरिजिन से ये आ जाएगी, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 24 आएगा। इसमें 0 दिया है तो ये नहीं होगा, 24 के हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, सही है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अप टू इट्स लिमिट म्यू एस एन, सही है। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी, गलत है, एन आता है और एन में मास आता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, सही है। इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, और जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया, उतना ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी रुकी हुई बॉडी को चलाने में या चली हुई बॉडी को रोकने में। बताया था इनर्शिया आलसपन, मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, आलसपन ज़्यादा। रुका है तो जल्दी चलेगा नहीं, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, चल रहा है तो जल्दी रुकेगा नहीं, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, ई भी सही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज 0, गलत है। इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास है, अगर वो पार्टिकल है कुछ तो मास होगा, तो इनर्शिया 0 कैसे हो सकता है। इनर्शिया ऑफ एन एक्सेलरेटिंग बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ ए नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी, गलत है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, उसके बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इनर्शिया ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी, गलत है। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल एंड डायनामिक कंडीशन, सही है। ज्योमेट्रिकल मतलब शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, और डायनामिक मतलब रुका है, चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक्सेलरेशन है नहीं है, इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता। इनर्शिया इज डिटरमाइंड बाय द मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, डी एंड ई, तो फोर्थ करेक्ट हो जाए, है ना। तो ये था आपका पेपर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन में। थैंक यू, बढ़िया से एनालिसिस करिए, रिवाइज करके मिलिए। थैंक यू।